हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिल स्टडी। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो कि है अम्ल, क्षार तथा लवण। यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड, बेस एंड साल्ट। इस चैप्टर में जो टॉपिक हैं वो है वैद्युत अपघट्य, इसके बाद अम्ल, क्षार एवं लवण, और कुछ लवणों की निर्माण विधि है। इसमें छोटे छोटे सब टॉपिक भी हैं जो कि आगे आपको बताया जाएगा। सबसे पहले इसमें शुरू करते हैं वैद्युत अपघट्य से। तो देखिए, पहला हेडिंग है वैद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वैद्युत अपघट्य क्या है? तो वैद्युत अपघट्य ऐसे पदार्थ हैं जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जा सके। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जा सके वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो वैद्युत अपघट्य हो गया। उसके बाद है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघटन क्या है? तो वैद्युत अपघटन एक क्रिया है, एक घटना है। इसमें क्या होता है वैद्युत अपघटन में कि जब हम किसी वैद्युत अपघट्य में के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करते हैं तो उसका वियोजन हो जाता है। इस घटना को ही कहते हैं वैद्युत अपघटन। जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो उसका वियोजन हो जाता है। इसी घटना को कहते हैं वैद्युत अपघटन। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2HCl कन्वर्ट्स इनटू H2 प्लस Cl2। गैस। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब इसके जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो इसका वियोजन हो जा रहा है हाइड्रोजन गैस में और क्लोरीन गैस में। तो ये हो गया आपका वैद्युत अपघटन की क्रिया। और ये जो पदार्थ है जिसका वियोजन हो रहा है ये हो गया आपका वैद्युत अपघट्य। तो वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जा सके वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर उनके वियोजन होने की घटना वैद्युत अपघटन कहलाती है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। इसके बाद जो है वैद्युत अपघटन को अच्छे तरीके से समझाने के लिए और अच्छे तरीके से उसके गुणों की व्याख्या करने के लिए आर्हेनियस ने अपना सिद्धांत दिया। स्वांटे आर्हेनियस ने छह नियम दिए अपने, इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। इसको और अच्छे तरीके से इसकी व्याख्या की, इसकी सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो वैद्युत अपघटन है उसकी क्रिया कैसे होती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं वैद्युत अपघटन को। वैद्युत अपघटन। तो स्वांटे आर्हेनियस जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 6 बातें बताई। पहली बात ये कि वैद्युत अपघटन कहते किसे हैं। तो जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो उसका वियोजन हो जाता है। इस घटना को कहते हैं वैद्युत अपघटन। पहली बात इन्होंने यह बताई कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है। इस घटना को कहते हैं वैद्युत अपघटन। जैसे NaCl
कन्वर्ट्स इनटू Na प्लस प्लस Cl माइनस। जब NaCl का जो जलीय विलयन होता है उसमें जब हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यह सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में टूट जाता है। ये दोनों आयन जब टूट रहे हैं तो इसी घटना को कहते हैं वैद्युत अपघटन। अब वैद्युत अपघटन तो हो गया। अब दूसरा चीज़ आया कि आयन, इसमें आयन की बात आई है, तो आयन किसे कहेंगे? तो आयन क्या है? तो जिस पे आवेश हो, ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो आवेश युक्त हों, जिस पे चार्ज हो, उसे कहते हैं आयन। तो दूसरा होगा आयन क्या होते हैं? तो ऐसे परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जिस पे चार्ज हो, जिस पे आवेश हो, उसे कहते हैं आयन। अब आयन में भी दो प्रकार के आयन हो गए। वे पदार्थ जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो उसे बोलते हैं धनायन, और वे परमाणु या परमाणु का समूह जिस पे निगेटिव चार्ज हो उसे बोलते हैं ऋणायन। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है इस पे, तो सोडियम आयन हो गया आपका धनायन और ये हो गया ऋणायन। अब इसमें तीसरी चीज क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो उसका विद्युत अपघटन हो जाता है जिसमें आयन बनते हैं। अब आयन दो प्रकार के बनते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। तो उसमें होता क्या है कि जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही नेगेटिव आयन होते हैं, यानी कि जो धनायनों की संख्या होती है विलयन में, धनायनों की संख्या वो बराबर होती है ऋणायनों की संख्या की। इसके कहने का मतलब ये है कि विद्युत अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप जो विलयन में आयन बनते हैं, धनायन और ऋणायन दोनों की संख्या आपस में बराबर होती है। अब जो चौथा नियम है इनका वो ये है कि जो वैद्युत अपघटन की क्रिया है वो होती है उत्क्रमणीय। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जो वैद्युत अपघटन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है? उत्क्रमणीय विक्रिया हमने अपने जो इसका पहला चैप्टर है उसमें बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके देख सकते हैं। उसमें क्या होता है उत्क्रमणीय विक्रिया में कि अग्र अभिक्रिया भी होती है और पश्च अभिक्रिया होती है। मतलब दोनों अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रिया आगे भी जाती है और पीछे भी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि कोई पदार्थ है AB, उसका वैद्युत वियोजन हो रहा है जिसके फलस्वरूप वो A+ और B- में टूट जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि शुरू में अभिक्रिया आगे जाएगी और पीछे भी जाएगी। ये ऊपर वाला जो तीर है वो दिखा रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है और ये दिखा रहा है बैकवर्ड रिएक्शन। तो कुछ समय पश्चात क्या होगा कि अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो जाएगा। साम्य स्थापित होने का मतलब है कि अग्र अभिक्रिया का जो वेग है वो पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा। तो उस समय क्या होता है कि एक हम कांस्टेंट ले लेते हैं K = राइट हैंड साइड के अणुओं को लिखते हैं B-, ये आपका AB हो गया, टूट रहा है A+ + B- में, तो यहाँ पे K एक कांस्टेंट हो गया। राइट हैंड के अणुओं की सांद्रताएं लिखते हैं
बटा में लेफ्ट हैंड साइड के अणुओं की सांद्रताएं लिखते हैं। ये जो बड़ा ब्रैकेट लगा है इसका मतलब होता है सांद्रता। ये ए प्लस की सांद्रता है इंटू ये बी माइनस की सांद्रता है और ये ए बी की सांद्रता है। सांद्रता का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है मोल पर लीटर। इसे मोलरता भी बोलते हैं और एम से प्रदर्शित करते हैं। मोल पर लीटर इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया सांद्रता का। तो K इज इक्वल टू ए प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस अपान में कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। तो ये हो गया साम्यावस्था पे क्या होगा कि अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग दोनों बराबर हो जाएगा। तो चौथा नियम में यही होता है कि जो वैद्युत अपघटन की क्रिया है वो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इसको बोलते हैं K को स्थिरांक है। इसे वैद्युत वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक बोलते हैं। तो ये हो गया आपका चौथा। इसमें जो पांचवा है वो है आयनन की मात्रा। तो आयनन की मात्रा किसे कहेंगे, जब वैद्युत अपघट्य वियोजित होता है तो कितने अणु वियोजित हो रहे हैं, कितने अणु आयनों में वियोजित हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं आयनन की मात्रा। तो आयनन की मात्रा इक्वल टू आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या बटा में कुल अणुओं की संख्या। तो आयनन की मात्रा क्या होती है, तो जितने भी अणु हैं उसमें से कितने अणु आयनित हो रहे हैं उसी को बोलते हैं, आयनों में कितने अणु वियोजित हो रहे हैं उसको बोलते हैं आयनन की मात्रा। एग्जाम्पल लें तो जैसे ए बी ए प्लस प्लस बी माइनस में मान लीजिए टूट रहा है। इसके मान लीजिए प्रारंभ में जो है 100 अणु है तो प्रारंभ में 0 टूटा है। साम्य पे मान लीजिए 80 अणु इसके बच रहे हैं और ये 20 और ये 20 बनेगा। प्रारंभ में क्या है कि ये ए बी पदार्थ के 100 अणु हैं और ए प्लस और बी माइनस 0 है। साम्य पे इसके 80 अणु बच रहे हैं तो ये 20 टूट जाएंगे। तो इसके आयनन की मात्रा अगर ज्ञात करनी हो तो आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या, तो 100 के बाद 100 है प्रारंभ में, 80 बच रहे हैं तो 20 आयनों में टूट गए और कुल कितने अणु हैं तो 100 हैं। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 0.2, इतने आयनन की मात्रा 0.2 हो गई आपकी। तो ये हो गया पांचवा आयनन की मात्रा। इसके बाद छठा है विलयन की वैद्युत चालकता। तो विलयन की वैद्युत चालकता जो है वो निर्भर करती है कि विलयन में कितने आयन हैं। जितने ज़्यादा आयन होंगे उतनी ही विलयन की वैद्युत चालकता अधिक होगी। तो विलयन की वैद्युत चालकता प्रोपोर्शनल टू आयनों की संख्या। मतलब क्या है कि अगर विलयन में आयनों की संख्या ज़्यादा है तो उसकी वैद्युत चालकता ज़्यादा होगी, अगर आयनों की संख्या कम है तो विलयन की वैद्युत चालकता कम होगी। तो संक्षेप में इसे देखें अगर, तो पहले में क्या है कि वैद्युत आर्हेनियस का जो पूरा आपका है 6 कथन है इसके वैद्युत अपघटन के बारे में, उसमें देखा जाए शॉर्टकट के रूप में तो पहला है वैद्युत अपघटन
की परिभाषा लिखनी है आपको कि वैद्युत अपघटन क्या होता है। तो जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं वैद्युत अपघटन। दूसरा है कि आयन आयन शब्द का हमने इस्तेमाल किया है पहले वाले में। तो आयन क्या होते हैं? तो परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जो आवेश युक्त हो, विद्युत आवेश युक्त हो, उसे बोलते हैं आयन। तो दूसरे में हो गया आयन की परिभाषा। अब अगर जो परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह है या आयन है उस पर धनावेश हो तो उसे बोलेंगे धनायन, और अगर उस पर ऋणावेश हो तो उसे बोलेंगे ऋणायन। ये हो गया दूसरे में। तीसरे में क्या है कि विलयन में जितने धनायन होंगे उतने ही ऋणायन होंगे। तो धनायनों की संख्या इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज। इसके बाद जो चौथा है वो है कि जो वैद्युत अपघटन की क्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है। मतलब इसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी कुछ समय बाद, और साम्यावस्था स्थापित होने का मतलब कि अग्र अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के बराबर हो जाएगा। साम्यावस्था किसके मध्य स्थापित होती है? तो अणुओं एवं आयनों के मध्य, अणुओं एवं आयनों के मध्य साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। चौथे नियम में हो गया ये। पांचवें में क्या है? आयनन की मात्रा। तो आयनन की मात्रा क्या होती है? तो साम्यावस्था पर कितने अणु आयनित हो रहे हैं, कितने अणु वियोजित हो रहे हैं आयनों में, उसे आयनन की मात्रा बोलते हैं। फिर छठा है विलयन की वैद्युत चालकता। तो विलयन की जो वैद्युत चालकता होती है वो निर्भर करती है कि उसमें कितने आयन है उस विलयन में। जितने अधिक आयन होंगे उतनी उसकी वैद्युत चालकता अधिक होगी। अगर आयनों की संख्या कम है तो उसकी वैद्युत चालकता कम होगी। तो ये पूरा हो गया आपका वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघट्य के बारे में, जिसमें आर्हेनियस स्वांटे आर्हेनियस ने कथन भी हो गए जो उन्होंने समझाने के लिए अपने बताए थे। अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो ये है कि वैद्युत अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। वैद्युत अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से कारक हैं जो वैद्युत अपघटन को प्रभावित करते हैं? तो जो वैद्युत अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक की बात की जाए तो उसमें जो पहला कारक है वो है वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वैद्युत अपघट्य कैसे प्रभावित करते हैं वैद्युत अपघटन को, ये हम देखेंगे। तो इससे पहले हमें ये समझना होगा कि प्रबल और दुर्बल, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो देखिए, जो ऐसे पदार्थ, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया H+ देते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे विलयन जो ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतया H+ नहीं देते उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसी तरह ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया OH- देते हैं प्रबल क्षार कहलाते हैं, और ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतया OH- नहीं देते दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो अगर कोई वैद्युत अपघट्य है वो प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार है तो उसका वैद्युत अपघटन ज़्यादा होगा। और अगर कोई
वैद्युत अपघट्य दुर्बल अम्ल अथवा दुर्बल क्षार है तो उसका जो वैद्युत अपघटन है वो कम हो गया। ये तो अम्ल क्षार हो गए। इसके अलावा एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे NaCl है, CH3COONA है, KCl है, H2SO4, HCl, HNO3, KOH, NaOH, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग पदार्थ हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ऐसे पदार्थ हैं जिनका वैद्युत अपघटन ज़्यादा होता है। अगर यही बात की जाए CH3COOH, H2S, HCN, NH4OH, तो ये सब क्या है आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इनका जो वैद्युत वियोजन है, इनका जो अपघटन है वो कम होता है इनके कंपैरिजन में। तो वैद्युत अपघट्य कैसे प्रभावित करते हैं? यदि उनका वियोजन ज़्यादा होगा तो आयनन की मात्रा ज़्यादा होगी, वैद्युत अपघटन की क्रिया ज़्यादा होगी। और अगर वियोजन कम होगा तो वैद्युत अपघटन कम होगा। या वैद्युत अपघटन की क्रिया को प्रभावित करने वाला पहला कारक हो गया वैद्युत अपघट्य। इसमें दूसरा है विलायक कैसा है। विलायक की प्रकृति, दूसरा हो गया विलायक की प्रकृति, जिसमें हम वैद्युत अपघट्य को डाल रहे हैं उसकी कैसी प्रकृति है। तो उसकी प्रकृति में भी डिपेंड करता है वैद्युत अपघटन कि कितना ज़्यादा होगा। तो इसमें देखा गया है कि जो जल है वो सब श्रेष्ठ विलायक है, और विलायकों की अपेक्षा जो जल है वो अच्छा विलायक है। इसमें वैद्युत अपघटन की क्रिया अच्छी होती है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है ताप। तीसरा है आपका ताप। तो ताप अगर बढ़ाया जाएगा तो वैद्युत अपघटन बढ़ेगा, और अगर ताप घटाया जाएगा तो वैद्युत अपघटन घटेगा। चौथा है आपका सम आयन की उपस्थिति। सम आयन की उपस्थिति। तो यदि किसी विलयन में सम आयन उपस्थित हो तो उसमें क्या होता है कि वैद्युत आयनन घट जाता है। जैसे एग्जांपल लें, अगर NH4Cl और NH4OH, अगर किसी विलयन में दो पदार्थ हों तो यहाँ पे देख रहे हैं कि NH4 यहाँ पे भी है, NH4 यहाँ पे भी है। तो इसमें एक जो आयन है NH4+ वो कॉमन हो जा रहा है, दोनों में है। तो जब ये एक आयन किसी विलयन में कॉमन हो जाए तो उस अवस्था में क्या होता है कि आयनन की मात्रा जो है घट जाती है। तो यहाँ पे जो NH4OH है इसकी आयनन घट जाएगी। कारण क्या है? सम आयन की उपस्थिति, NH4+ की उपस्थिति दोनों वैद्युत अपघट्य में। और इसके बाद पांचवा है विलयन का सांद्रण। तो विलयन का सांद्रण क्या है? तो अगर विलयन का सांद्रण ज़्यादा होगा तो वैद्युत अपघटन कम होगा, और विलयन का सांद्रण अगर कम होगा तो वैद्युत अपघटन ज़्यादा होगा, वैद्युत वियोजन ज़्यादा होगा। तो प्रोपोर्शनल टू 1 वैद्युत अपघटन। तो विलयन के सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है वैद्युत अपघटन या वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन अगर ज़्यादा करना है तो आपको विलयन का सांद्रण कम करना पड़ेगा, यानी कि तनु विलयन रहेगा तो वैद्युत अपघटन ज़्यादा होगा। तो ये हो गया आपका वैद्युत अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है जल का आयनिक गुणनफल। तो देखिए
जो जल है उसका जो वैद्युत वियोजन है वो बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब लगभग जो 550 अणुओं में, लगभग 550 लाख अणुओं में केवल एक अणु का आयनन होता है। एक अणु केवल वियोजित होता है लगभग 550 लाख अणुओं में जल का। जल कैसे वियोजित होगा? H2O टूट जाएगा H प्लस और OH माइनस में। ठीक, तो जल का आयनन बहुत ही कम होता है। अब इसमें क्या है कि अगर इसको साम्यावस्था के हिसाब से व्यवस्थित किया जाए तो K इज इक्वल टू H प्लस, राइट हैंड साइड का लिखते हैं पहले, फिर नीचे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। फिर यहाँ पे बता दें ये ब्रैकेट है जो कि सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है, जिसका यूनिट जो होता है मोल पर लीटर होता है, जिसे मोलरता बोलते हैं, और प्रदर्शित करते हैं उसको m से। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जो तनु विलयन में H2O का जो वैल्यू है वो 55.55 m होता है। प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जो तनु विलयन में H2O की सांद्रता है वो 55.55 m है। तो यहाँ से अगर इसको निकाला जाए तो H प्लस OH माइनस इज इक्वल टू K इंटू 55.55। तो यहाँ पे फिक्स है और ये एक स्थिरांक है, इसे वियोजन स्थिरांक या आयनन स्थिरांक भी बोलते हैं। तो यहाँ से निकाला जाएगा तो ये आपका आ जाएगा H प्लस OH माइनस, इसको लिख सकते हैं KW। एक स्थिरांक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। इसको बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल। क्यों? क्योंकि जो H2O है वो टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, और इन दोनों आयनों का यहाँ पे गुणनफल है जिसको हम KW लिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका जल का आयनिक गुणनफल, और इसका वैल्यू कितना होता है? KW इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 14। ये इसका वैल्यू हो जाता है। यानी इन दोनों का जो आयनिक गुणनफल है H प्लस OH माइनस सांद्रताओं का गुणनफल 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 14। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी सहायता से अगर हमें OH माइनस की सांद्रता ज्ञात हो तो H प्लस की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं, और अगर हमें H प्लस की सांद्रता ज्ञात हो तो OH माइनस की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से। अब अगर जल शुद्ध अवस्था में हो तो क्या होगा कि H प्लस की सांद्रता OH माइनस की सांद्रता के बराबर होती है, और ये बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 7। जल की शुद्ध अवस्था में ये चीज़ होती है कि H प्लस की सांद्रता OH माइनस के बराबर होती है, और ये बराबर होता है आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर माइनस 7। तो ये हो गया आपका जल का आयनिक गुणनफल। जो अगला टॉपिक है वो है आपका अम्ल व क्षारक, या इसी को बोलते हैं भस्म, एसिड एंड बेस। तो अम्ल एवं क्षारक का जो है इसमें दो लोगों ने बताया है। पहला आर्हेनियस के अनुसार, तो आर्हेनियस ने क्या बताया, इनका जो है आर्हेनियस का जो है केवल उन पदार्थों के लिए इन्होंने अम्ल एवं क्षारक को डिफाइन किया जो कि जल में विलेय हों। तो इनका क्या है कि
विलेय पदार्थों के लिए, वे ऐसे पदार्थ जो जल में घुलनशील हो, उन्हीं के लिए केवल अम्ल और क्षारक की परिभाषा इनकी मान्य है। आर्हेनियस ने जो दिया है, तो इन्होंने क्या कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ दें वे अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- दें उन्हें कहते हैं क्षारक या भस्म। तो H+ देने वाले जो हैं, H+ दें उन्हें कहते हैं अम्ल, और OH- दें उन्हें कहते हैं क्षारक। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ दें अम्ल कहलाते हैं, और ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- दें क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं, तो देखिए आपका हो गया ये आर्हेनियस के अनुसार, इनके अनुसार क्या है, H+ दे एसिड, OH- दे बेस। ठीक, एग्जाम्पल पे आते हैं, तो HCl H+ + Cl-, NaOH Na+ + OH-, KOH K++ OH-, इसके बाद बात करें CH3COOH CH3COO- + H+। तो देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब जल में घोलते हैं तो H+ देता है। यहाँ पे रिएक्शन में दिख रहा है H+ + Cl-। तो यहाँ पे H+ दे रहा है HCl जब जल में घोल रहे हैं, तो ये हो गया आपका एसिड। इसके बाद आए सोडियम हाइड्रोक्साइड पे, तो ये दे रहा है जल में घोलने पे Na+ + OH-, यानी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, OH- दे रहा है। तो जलीय विलयन में OH- दे रहा है, इसका मतलब हो गया ये बेस। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे आए, तो इसके जलीय विलयन में OH- मिल रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, बेस हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो ये भी जो जलीय विलयन में क्या दे रहा है, H+ दे रहा है। तो H+ दे रहा है, तो ये हो गया एसिड। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार क्या है कि H+ देने वाला, जलीय विलयन में H+ देने वाले पदार्थ एसिड कहलाते हैं, और जलीय विलयन में OH- देने वाले पदार्थ बेस कहलाते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार क्या है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ दें एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- दें उन्हें क्षारक या बेस कहते हैं। और एग्जाम्पल देखें तो H2SO4, HCN, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन साइनाइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। फिर बात करें तो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये आपके हो गए कुछ, ये तीनों के हैं एसिड हैं, और ये आपका बेस है। ये और भी एग्जाम्पल्स हो गए एसिड और बेस के अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। अब इसमें जो दूसरा आता है वो है ब्रॉन्स्टेड एंड लैरी का सिद्धांत। इनके अनुसार अम्ल और क्षार क्या है, तो देखिए ब्रॉन्स्टेड व लैरी के अनुसार, तो ब्रॉन्स्टेड व लैरी के अनुसार क्या है, आर्हेनियस में कमी क्या थी कि उन्होंने जो अम्ल एवं क्षार परिभाषित किया वो केवल उन पदार्थों के लिए परिभाषित किया जो जल में विलेय हो, जल में घुलनशील हो। लेकिन ब्रॉन्स्टेड
वो लारी का सिद्धांत क्या है, इनके अनुसार सभी पदार्थ डिफाइन हो जाते हैं। वे सभी पदार्थ जो जल में विलेय हों या अविलेय हों या आयन के रूप में हो, उन सब के लिए इनका जो अम्ल क्षार का सिद्धांत है वो अप्लाई होता है। इनके अनुसार क्या है कि अम्ल व क्षार वे पदार्थ हैं, दोनों को डिफाइन किया अम्ल एवं क्षारक को। अम्ल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इन्होंने डिफाइन किया प्रोटॉन विनिमय के आधार पे। प्रोटॉन विनिमय के आधार पे इन्होंने डिफाइन किया अम्ल एवं क्षारक को। तो उनके अनुसार क्या है कि H+ देने वाला एसिड है और H+ ग्रहण करने वाला बेस है, क्षारक है। यानी कि वे पदार्थ जो H+ दें एसिड कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो H+ ग्रहण करें बेस कहलाते हैं। H+ donor is known as acid and H+ acceptor is known as base। H+ ग्रहण करने वाले क्षारक कहलाते हैं और H+ देने वाले अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल पे हैं, तो इसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं HCl + H2O कन्वर्ट्स इनटू H3O+ + Cl-। इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल से क्रिया कर रहा है, H3O+ बन रहा है, Cl- बन रहा है। तो इसमें देखा जाए तो जो HCl है यहाँ पे क्या कर रहा है, H+ दे रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे Cl- बन जा रहा है, और जो H+ H2O को दे रहा है तो H2O जो है H3O+ में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे HCl H+ दे रहा है, इसलिए ये हो गया एसिड। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो NH3 + H2O कन्वर्ट्स इनटू NH4+ + OH-। इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो यहाँ पे अमोनिया है, जल से क्रिया कर रहा है, तो अमोनियम आयन बन रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। तो यहाँ पे जो NH3 है वो क्या है कि हाइड्रोजन ले रहा है, देखिए NH3 NH4+ में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये क्या है कि H+ ग्रहण कर रहा है, तो यहाँ पे अमोनिया क्या हो गया, क्षारक हो गया, बेस हो गया। तो H+ एक्सेप्टर बेस हो गए और H+ डोनर एसिड हो गए। और एग्जाम्पल देखते हैं, C6H5OH + OH- कन्वर्ट्स इनटू C6H5O- + H2O। ये आपका फिनाल है, इसकी संरचना कुछ इस तरह होती है। अगर OH, ये फिनॉल है, जब हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया कर रहा है तो फिनॉक्साइड आयन और जल बन रहा है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो जो फिनाल है फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है, जो यहाँ पे H था वो गायब हो जा रहा है, यानी ये H+ दे रहा है। H+ ये क्या कर रहा है, दे रहा है, तो जो फिनाल है वो हो गया आपका एसिड। तो यहाँ पे फिनाल क्या हो गया, एसिड हो गया। ये आपका लॉरी एंड ब्रॉन्स्टन के अनुसार है। और एग्जाम्पल देखना चाहें तो NH4 + H2O कन्वर्ट्स इनटू NH3 इसको रहने देते हैं, C5H5F। ये जो फॉर्मूला है ये है pyridine का, C6H5N। ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए जो ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी है, इनके अनुसार अम्ल एवं क्षारक की। तो अम्ल एवं क्षारक ब्रॉन्स्टन एंड लॉरी के अनुसार क्या हो गए, तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ दें और क्षारक वे पदार्थ हैं जो H+ ग्रहण करें। अब एक चीज और यहाँ पे है कि क्षारक को क्षार कब कहते हैं, क्षारक और क्षार
तो ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील हो, जो जल में विलेय हो, उसे कहते हैं क्षार। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील हो उनको बोलते हैं क्षार। तो क्षारक और क्षार में यही अंतर है कि जो क्षार होता है वो जल में घुलनशील होता है, और जो क्षारक है वो जरूरी नहीं है कि जल में घुलनशील हो ही, वो जल में घुलनशील हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये आपके हो गया अम्ल क्षारक, और इसके जो आगे का है वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।